अक्टूबर ये वो तारीख है जब लखीमपुर खीरी में किसानों का नरसंहार हुआ। ये वो तारीख थी जब तमाम किसान एक नेता का विरोध करने के लिए एक जगह पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि एक नेता का विरोध करना उनके लिए इतना भारी पड़ने वाला है। 8 लोगों की जानें गई, जिसमें 4 किसान, 1 पत्रकार और 3 बीजेपी कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। ये घटना के बाद से किस तरीके से तमाम जो पीड़ित थे उनकी ज़िंदगियों में बदलाव हो गया होगा, ये हम सब ने शायद कभी कल्पना नहीं की थी। ये लखीमपुर खीरी हम मौजूद हैं और इस वक्त हम जहां जा रहे हैं वो एक पत्रकार का घर है। वो उस पत्रकार का घर है जिसने अपनी जान गंवा दी लखीमपुर खीरी नरसंहार को कवर करने के दौरान। जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो हमने देखा यहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ था। हमने जानना चाहा ये बैरियर क्यों लगा हुआ था, तो बताया गया कि सिक्योरिटी पर्पस से लगाया गया। यहाँ जब हम गली में घुसते हैं तो 2 जवान यहाँ पर तैनात हैं, एक इस साइड आपको मिल जाएंगे और दूसरे इधर की तरफ बैठे हुए हैं। अभी रास्ता पत्रकार के घर का थोड़ा दूर है, लेकिन बावजूद यहाँ से फोर्सेस शुरू कर दी गई हैं। आगे रास्ता आप देखते चलिए और आप समझते चलिए कि इतनी ज़्यादा किससे खतरा हो सकता है किसी पत्रकार के घर वालों को, जो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्स तैनात की गई है। यहाँ आपको फोर्सेस नहीं दिख रही होंगी, लेकिन जब आप आगे की तरफ चलेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कितनी ज़्यादा फोर्सेस तैनात की गई हैं। वहाँ जो शख्स खड़े हुए हैं वो रमन कश्यप, यानी जिन पत्रकार का निधन हो गया था उनके पिता हैं, और ये उनका घर है। घर के हालात आज भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। थोड़ा समय भले बीत गया है, लेकिन आज भी न्याय की उम्मीद लगाई गई है और जिस तरीके से कार्यवाही में ढिलाई देखी जा रही है वो ये बता रही है कि अभी भी शायद न्याय मिलने के में समय लग सकता है। आगे उनके भाई भी खड़े हैं, उनके साथ और भी ज़्यादा लोग खड़े हैं और आगे जवान भी बहुत ज़्यादा खड़े हैं। जितनी ज़्यादा फोर्सेस यहाँ लगी हुई हैं वो ये बताती हैं कि खतरा काफ़ी ज़्यादा होगा, तभी इतनी ज़्यादा फोर्सेस लगाई गई हैं। तमाम लोग हैं, कितने लोग हैं ये तो बातचीत में ही पता चल सकेगा, लेकिन जिस तरीके से लोग दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर जवान दिख रहे होंगे, वो ये बताते हैं कि आज भी यहाँ के हालात सामान्य नहीं हैं। हालांकि एक घर ने अपना बेटा खोया है, एक पत्नी ने अपना पति खोया है, एक भाई ने अपना भाई खोया है और उनके बच्चों ने अपने पिता को खो दिया है, लेकिन इस तरीके के हालात देखने के बाद आज भी वो गम जो थोड़ा कम हो सकता था वो भी नहीं हो पाया है। वो चीज़ भूली नहीं जा सकती है कि किस तरीके से उनके भाई ने जान गंवाई होगी, लेकिन बार बार जब इस तरफ देखते होंगे तो पता चलता है कि शायद हमने बहुत कुछ खो दिया है। आज उनकी ज़िंदगियों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो आज हम उनके भाई से, उनके पिता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से उनकी ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ा है। जितने अच्छे पत्रकार थे रमन कश्यप, उतने ही अच्छे एक पिता थे, उतने ही अच्छे टीचर थे। उन्होंने हमेशा निष्पक्षता के साथ काम किया है और बावजूद इतनी बड़ी उन्हें सज़ा दी गई है। तो चलिए बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ बदलाव हो गए हैं उनकी ज़िंदगी पर। याद नहीं दिलाना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी क्या आप हमें बताएंगे कि उस दिन क्या हुआ था? उस दिन 3 तारीख को दरअसल जो हमारे वहाँ सांसद जी हैं, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं, इनके वहाँ हर साल 2 अक्टूबर को एक दंगल का प्रोग्राम रखते थे। इस बार उन्होंने 3 अक्टूबर को रखा था, तो उसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को भी आना था। यहाँ पे किसानों ने इनका विरोध करना था, काले झंडे दिखाकर किसान भी इकट्ठा हुए थे, तो उसकी कवरेज करने भैया हमारे गए थे। दंगल की भी कवरेज करनी है और किसान विरोध कर रहे हैं उसकी भी कवरेज करनी है। क्या वो एक नॉर्मल दिन की तरह तैयार हुए, घर से निकले? जी, संडे का दिन था और भैया हमारे वैसे तो प्राइवेट टीचर भी थे, स्कूल में पढ़ाते थे, और संडे का दिन था और बिल्कुल उनका नॉर्मल वैसा ही कि अपना तैयार हुए, खाना खाए, पापा से बता के कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ कवरेज करने के लिए, और डेली की तरह जो है अपना आईडी माइक उठाया और चले गए कवरेज करने के लिए।
फिर वहाँ पे क्या घटना हुई है ये अब आप सभी को अच्छी तरीके से पता है और सब कुछ सामने है। शाम को जब हम लोगों को पता चला कि घटना हुई है, हम लोगों ने भैया का फ़ोन ट्राई किया, फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर उसके बाद में जो है धीरे धीरे हम लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी। पुलिस में भी रात में 9 बजे करीब तहरीर दी गई, कोई नतीजा उसका नहीं निकला। फिर अगली सुबह 3 बजे फ़ोन आया कि एक बॉडी यहाँ पे पड़ी है पोस्टमार्टम हाउस में, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में, आइए आप शनाख्त कर लीजिए। तो हम लोग जो है सब लोग पहुँचे शनाख्त करने के लिए। तो काफ़ी क्या कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो हमारे ही भाई थे वहाँ पर जी। उसके बाद से अब हमने देखा कि वो मुद्दा एक तरीके से गरमा दिया गया। किस तरीके, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी भी उसमें शामिल थे, उनके पुत्र भी शामिल थे, और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है चूँकि वहाँ पर अजय मिश्रा थे, उनके पुत्र के द्वारा गाड़ी चढ़ाई गई थी, और इसी वजह से जो कार्यवाही है उसमें भी हमने तमाम रुकावट देखी हैं, तमाम इधर उधर ढकेलने की कोशिश की गई जिस तरीके से कार्यवाही को, वो भी हमने देखा। क्या लगता है न्याय मिलेगा? जी, न्याय मिलने की उम्मीद है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है धन्यवाद देते हैं कि जब से सुप्रीम कोर्ट कहाँ हस्तक्षेप हुआ है तब से एसआईटी भी मतलब जो है अच्छी तरीके से जांच कर रही। थोड़ा सा कहीं डर था कि जब तक वो मंत्री जी अपने पद पे हैं तब तक सोसाइटी वो एसआईटी जो है हाथ बंधे हुए थे, खुल के उतना मतलब वो नहीं कर पा रही थी। लेकिन खैर एसआईटी ने जो चार्जशीट सौंपी हम उससे संतुष्ट हैं। बस थोड़ा सा कमी ये रही कि जब मंत्री जी 120 बी के मुजरिम थे तो उस चार्जशीट में इनका भी नाम होना चाहिए था। ये शायद एसआईटी के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर रहा होगा, इसीलिए मतलब जो है नाम नहीं दिया। लेकिन फिर भी हम संतुष्ट हैं कि चलिए कम से कम उन्होंने घटना की निष्पक्ष जांच की है, जितना था उन्होंने उतना लिखा है। ठीक है, ये तो आपने वो बातें बोल दी जो आपको बोलनी चाहिए थी। लेकिन क्या एक भाई होने के नाते आपको लगा कि मंत्री जी को तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था या उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए था? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से योगी सरकार और मोदी सरकार बड़ा एक्शन में रहती थी कि मतलब हम बहुत एक्शन में रहते हैं, उस हिसाब से उनको तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और मंत्री जी का पहला बयान भी आया था कि अगर घटना में मेरा पुत्र दोषी पाया जाता है तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। तो वो अपने उस बयान से भी मुकर गए हैं। और भाजपा सरकार भी मतलब क्या है, क्यों नहीं उनका इस्तीफ़ा मंजूर करवा रही है, क्यों नहीं उनको बर्खास्त कर रही है। तो ये कहीं पर जो है हम लोगों को काफ़ी दुख होता है इस बात का। अभी तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मंच पर बैठे नज़र आते हैं, तो इस्तीफ़े की तो बात ही नहीं उठती है कहीं। और ठीक है, तो अभी कहा जा रहा है जब हम इस मुद्दे पे बात करते हैं या इस जो कार्यवाही हो रही है उस पे बात करते हैं, तो एक बात ये भी उठती है कि हमने मुआवजा दे दिया है, जो हमारा न्याय है वो चल रहा है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस विषय पर पूछा जाता है तो वो कह देते हैं कि हमने अपनी तरफ से कार्यवाही कर दी है, सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि न्याय वाकई मिल पा रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुआवजा क्या होता है। मुआवजा होता है बदला, ठीक है, बदले की राशि। जैसे मतलब जो है अगर हमारा 10 रुपये का नुकसान आपकी वजह से हुआ है, आपने वो उस 10 रुपये की भरपाई कर दी है, ठीक है। तो अब मेरे भैया की डेथ हुई है, मुआवजा तो कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। मुआवजा देने की बात अगर योगी जी बोल रहे हैं तो जिस तरीके से मेरे भाई की हत्या की गई है उसी तरीके से हत्यारों की भी हत्या की जाए या उनको फांसी दी जाए, तब तो मुआवजा होगा वो। हाँ, उन्होंने सहायता राशि दी है, सहायता राशि उन्होंने 45 लाख रुपए दी है, ठीक है। लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि पैसों की भूख हमें पहले भी नहीं थी। हम लोग आराम से जो है दाल रोटी चल रही थी, बहुत खुशहाल परिवार था हमारा। और रही बात, उन्होंने एक नौकरी की बात की थी, ठीक है, और न्याय दिलाने की बात कही थी। न्याय तो खैर बहुत धीमी गति से चल रहा है, कछुआ की चाल में चल रहा है। लेकिन जो नौकरी की जो बात हुई थी वो उस पर अभी तक मतलब जो है उनका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। और उनको ये लग रहा है कि हमने मुआवजा देकर जो है अपना पल्ला झाड़ लिया है या मतलब मुआवजा देकर परिवारों को संतुष्ट कर लिया है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब जो है अपने वादे से मुकर रहे हैं और इसका इन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। ठीक है, हम जब आ रहे थे तो आपकी जो गली शुरू होती है वहीं पर फोर्स शुरू हो जाती है और पीछे तो फोर्स हमें दिख ही रही है। कितनी फोर्स आपको मिले हुए हैं, कितने लोग मिले हुए हैं सिक्योरिटी के तहत? जी 3 तो गनर मिले हुए हैं, एक मुझे मिला है, एक मेरे पापा जी को मिला है और एक मेरे चाचा जी को मिला है गनर। 3 गनर हैं और 4 लोग यहाँ घर की सुरक्षा के लिए हैं पुलिस से। 5 लोग बैरियर पे, आप जहाँ से आई हैं अभी आपने देखा होगा, 5 लोग वहाँ पे रहते हैं। और
किसी दिन 8 किसी दिन 7 ऐसे जो है पीएससी वाले जो कि 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं कंटिन्यू, वो भी बने रहते हैं। टोटल मतलब 15-20 लोग जो है घर पे बने रहते हैं। घर पे बने रहते हैं। सोचा था कभी इस तरीके की नौबत आएगी? हालांकि मैंने जितना देखा है, कोई भी आम जो मिडिल क्लास होता है वो यही सोचता है जितना हम अपने आप को बचा के चले। थाना जाने की बात होती है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं कि अरे भाई क्या हो गया। लेकिन आज आपके पास ही इस तरीके से फोर्स है, तो कितना बदलाव है? बहुत बदलाव हो गया, कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था। हम लोग एक किसान परिवार से हैं, तो हम लोगों का बस यही था कि फैक्ट्री और लेबर सेंटर क्रेशर बस ये सब रहता था। थाना कोर्ट कचहरी तो कभी मतलब सपने में भी हम लोग नहीं सोचते थे कि ऐसा हो सकता है या कभी जाना पड़ेगा। और अब इस फोर्स को देख के हमें और अपने आप में थोड़ा सा एक फील होता है कि हमको इतना खतरा है कि इतनी सुरक्षा है। मतलब हमारा जो है भाई हमारा शहीद हो गया, उसके बावजूद भी मतलब हमको ही खतरा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हमारी प्राइवेसी भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब हमें कहीं अकेले जाना होता है तो अकेले हम जा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हैं कि हमारी प्राइवेसी भी ख़त्म हो गई है और बहुत काफ़ी बदलाव हो चुका है हम लोगों को। जी, आपने बोला खतरा है, तो खतरा किससे है? जी, खतरा किससे है ये तो अब एलआईयू या पुलिस विभाग को जो है पता होगा कि अगर खतरे की आशंका है तभी उन्होंने इतनी फोर्स लगा रखी है, तभी मतलब जो है इतनी सुरक्षा प्रदान की गई हम लोगों को है। जी। अच्छा, इससे पहले भी अजय मिश्रा टेनी पर एक मुकदमा था, तो हत्या के आरोप में तो वहाँ भी मैंने देखा कि किस तरीके से दबाव से गवाह बदल दिए गए, सबूत बदल दिए गए। तो क्या ऐसा यहाँ भी कुछ करने की कोशिश की गई या कुछ ऐसा लगता है आपको? नहीं, यहाँ अभी तो नहीं कह सकते हैं। यहाँ शुरुआत में ही थोड़ा बहुत हमारे पर प्रेशर रहा, थोड़ा बहुत ही प्रेशर रहा कि मतलब जो है ये बोल दिया जाए कि किसानों ने इनको लाठी डंडों से मारा है और कहीं ना कहीं उनका पक्ष मजबूत करने के लिए, क्योंकि 4 किसान मरे हुए थे, शहीद हुए थे उसमें, और 3 लोग इनकी पार्टी के भी मतलब जो है उसमें मारे गए थे। तो उसमें इनका था कि एक मेरे भाई को भी अपनी पार्टी में जोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि 4 हो जाएंगे तो क्रॉस केस बनाने में आसानी रहेगी। जी, क्योंकि हमने अपने भाई की बॉडी देखी थी तो उसमें कहीं पर भी ऐसे निशान नहीं थे कि मतलब लाठी डंडे से पीटा गया हो। उनके सब रोड का आधार कोड लगा हुआ था, गिट्टी रोड की लगी हुई थी और रगड़ के निशान थे। तो हम लोग शुरू से वही बात कर रहे थे कि मतलब इनकी मौत एक मतलब उसी गाड़ी से कुचल के हुई। फिर लास्ट में बहुत सारे वीडियो आए, कुछ गवाहें भी हुई हैं सामने। तो शुरुआत में दबाव बनाया गया और एक मीडिया वालों ने भी हमसे जो है दबाव बनाया। मैं नाम भी लेना चाहूँगा उस चैनल का, एक आज तक का चैनल है, उसके एक बिकाऊ पत्रकार आए, उन्होंने अपने शब्द हमारे मुंह में डालने की बहुत कोशिश की। क्या कुछ कहना था, एक शब्द बता सकेंगे? जी, उनका कहना था, वो हमारे पिताजी से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने पिताजी से कहा कि ऐसा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि रमन की मौत लाठी डंडों से पीट के हुई है। तो हमारा और पिताजी का, दोनों लोगों का उनसे यही एक सवाल था कि सर हम तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भटक रहे हैं, हमें कोई रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, आपको कहाँ से मिल गई, हमें वो रास्ता बता दीजिए ताकि हम भी जो है वो ले सकें। तो आपको मिल गई हो तो आप ला के हमें दिखा दीजिए, ऐसा कुछ। तो उनका जवाब ये रहा कि ऐसा है, ये जो है मेरे ग्रुप पे एक न्यूज़ चल रही है और उसी से हमको एक खबर मिली। तो मैंने उनका ग्रुप देखने की कोशिश की, उन्होंने फिर ग्रुप दिखाया मुझे, तो उनका जो न्यूज़ ग्रुप था उस पर उनके द्वारा ही वो रिपोर्ट डाली गई थी। जी, तो उस बात को लेकर जब मैंने उनसे नाराज़गी दिखाई कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो उन्होंने मुझसे काफ़ी अभद्रता की। बोले आप भाई ना होते तो मैं आपसे बात नहीं करता, इतनी शालीनता से मैं लड़ाई करने में आगे रहता हूँ, फलाना ढिमकाना है, बहुत कुछ कहा। तो उसके बाद में हमने भी उनसे हाथ जोड़ के कहा कि आप घर पे आए हैं और हमारे संस्कार ऐसे नहीं कि हम आपसे कुछ ऊंची आवाज़ में बात करें, आप पानी पी लीजिए और हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, आप जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे दबाव मतलब जो है हर प्रकार का रहा, लेकिन हमने जो सच था वही कहा है और एसआईटी में भी वही जो है दिया है। तो हम एसआईटी का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हकीकत ही दिखाई है। ठीक है, जब मैं ये घटना पढ़ रही थी तो शुरुआत में तो ये दिखा दिया गया था कि जो पत्रकार का निधन हुआ है वो किसानों द्वारा हुआ है, लाठी डंडों से हुआ है। उसके बाद किसी तरीके से कार्यवाही की गई, जांच हुई, वीडियोस जब सामने आई तब जाके ये बात सामने आई कि नहीं, लाठी डंडों से नहीं हुई है। तो इस तरीके के शुरुआत से जब ये बात सामने लाई जा रही थी कि किसानों के द्वारा हुआ है, निधन हुआ है, तो उस समय तो आपको भी नहीं पता होगा कि क्या वास्तविकता क्या थी, क्योंकि वीडियोज़ आने के बाद से ही जितना आप समझ सकें उतना मैं समझ सकी हूँ, उतना जांच कमेटियाँ समझ सकी हैं। क्या लगा था कि
वाकई किसान इस तरीके से उग्र हो सकते हैं? नहीं, ये वीडियो आने की बात तो खैर बाद में सबको पता चली, क्योंकि अब पोस्टमार्टम हाउस में जब हम गए थे तो हमने अपनी भैया की बॉडी देखी थी, तो हमें तुरंत ही पता चल गया था कि इनकी मौत मतलब गाड़ी से हुई है और गाड़ी से कुचल के इनकी हत्या की गई है। लाठी डंडों के वहाँ उनके शरीर पर कोई निशान नहीं थे, रोड का तारकोल लगा हुआ है, कपड़े सब रगड़ के फटे हुए हैं। वीडियोज़ तो चलिए बाद में आया, चूँकि यहाँ पर नेट बंद था, इस वीडियोज़ बाद में आए हैं, लेकिन हम लोगों ने तुरंत ही मतलब ये कर लिया था कि हाँ भैया की मौत गाड़ी से ही हुई है, क्योंकि साफ जाहिर हो रहा था कि उनकी मौत गाड़ी से हुई है। SIT जांच में जो बात कही गई है उसमें ये भी लिखा गया है कि ये प्री प्लान था, जानबूझ के किया गया था। जी हाँ, प्री प्लान बिल्कुल हो सकता है ये, और हो सकता है कि प्री प्लान था ये। इनका एक बयान आया था केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का, जी हाँ, संपूर्ण नगर में, तो वहाँ पे इन्होंने कहा था किसानों को कि ऐसा है, मैं एक मंत्री और विधायक होने से पहले भी मैं क्या था, मेरी हिस्ट्री पता कर लीजिए और सुधर जाओ, आपको पलिया के आपको लखीमपुर भी छोड़ना पड़ेगा और छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। तो उसी भाषण को लेकर उस दिन किसान यहाँ पर जो है उनका विरोध कर रहे थे और शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे। फिर उन किसानों को जब ये पता चला कि डिप्टी CM का रूट चेंज हो गया है, तो किसान को ये लगा कि हम शायद मतलब जो है अपनी लड़ाई में कामयाब हो गए, घर वापस चलना चाहिए। तो किसान शांतिपूर्वक वापस घर की तरफ आ रहे थे, तभी पीछे से गाड़ी आई हैं और उन्होंने अपना ये सब, जैसा कि उनका प्री प्लान था वैसा उन्होंने किया है। ठीक है, जब केशव प्रसाद मौर्य का रूट डाइवर्ट किया जा सकता था तो मुझे लगता है अजय मिश्रा टेनी का भी रूट डाइवर्ट किया जा सकता था और इस घटना से बचा जा सकता था। जी बिल्कुल कह सकता था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही मानते हैं। जी प्रशासन की पूरी लापरवाही रही। प्रशासन, इसके लिए मैं जो स्थानीय कोतवाली, तिकुनिया कोतवाली जहाँ की घटना है, उसके कोतवाल को मतलब जो है मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ। घटना 3 बजे होती, 3:10 पे घटना हुई है और इन्होंने 6:30 बजे, घटना के 3.5 घंटे बाद में मेरे भाई को सीधे पोस्टमार्टम हाउस में पहुँचाया है। 3.5 घंटे तक मेरे भाई को इन्होंने क्यों डाल रखा? जो किसान नेता तेजेंद्र विक थे, इनके सर में करीब 60 टाँके लगे हैं और इनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी। वो बच गए, उनको टाइमली ट्रीटमेंट मिल गया, वो बच गए। मेरे भाई के तो इतनी कोई गंभीर चोट भी नहीं थी। तो पुलिस ने क्यों डाल रखा, किसके इशारे पर इनको डाल रखा मेरे भाई को? अगर उनको ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद मेरे भाई आज जीवित होते। जी, क्या ऐसा भी है कि आपके भाई इसके पहले भी सच्चाई का साथ देते आए हों या फिर कुछ ऐसी खबरें चलाई हों उन्होंने जिससे प्रशासन को कोई प्रॉब्लम हुई हो, दिक्कत हुई हो? नहीं, ऐसा कभी तो नहीं लगा हम लोगों को, लेकिन हाँ ये था कि भैया हमारे जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते थे, सच्चाई लिखते थे, लेकिन ऐसा कभी उनको कभी ये नहीं लगा कि हमारे साथ में ऐसा हो सकता है। तो खैर उस बात से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। तो भाई हैं और पिता भी हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, तो इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। चूँकि बेटे का जो लॉस होता है वो कभी भरपाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी जब न्याय की होती है तो एक न्याय से उम्मीद होती है कि चलो ठीक है, कम से कम न्याय तो मिल रहा है। लेकिन आज तो न्याय में भी इतना ढिलाई हो रही है। हाँ, न्याय में ढिलाई तो खैर हो ही रही है। अच्छा, बेटे का तो जैसा भैया ने हमें बताया कि सब कुछ बहुत ही नॉर्मल चल रहा था, खेती बाड़ी किसानी सब कुछ। टीचर भी थे, वो पढ़ाई मतलब पढ़ाते थे बच्चों को, अच्छे शिक्षा देते थे, निष्पक्ष पत्रकारिता करते थे, एक जो आइडियल लड़का कहते हैं उस तरीके से वो थे। और आज उनकी कमी तो ज़िंदगी में आई गई है। बाकी दोनों बेटों पे क्या कभी ऐसा लगा कि उन पर भी खतरा है? नहीं, खतरे की खैर तो हम नहीं कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ कहाँ जानी जा सकती है कि मतलब खतरा इन पर है या नहीं है। अब चिंता लगी रहती है दोनों बच्चों की? चिंता तो रहेगी ही। क्या अब ऐसा है कि फ़ोन कॉल ज़्यादा होने लगे हैं, हर वक्त लोकेशन मांगी जाती है, पूछा जाता है कि बेटा कहाँ हो? हाँ, ये तो है, पता तो किया जाता है, चिंता तो बनी रहती, कौन कहाँ है कहाँ नहीं, फ़ोन तो करना ही पड़ता है। जैसे इन्होंने बताया कि खतरे की बात है, इसी वजह से सिक्योरिटी भी है यहाँ पर। खतरा तो मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फोर्स लगाया है तो उन्होंने तो इसी हिसाब से लगाया है कि मतलब पीड़ित परिवार पर मतलब खतरा हो सकता है, इसीलिए लगाया है ये चीज़ है। हम तो नहीं मतलब ये कर सकते कि हमारे पर खतरा है। भाई मेरे लड़का मारा गया, मेरे पर फिर खतरा होगा। अच्छा, दबाव बनाने की बात बोली इन्होंने, तो क्या दबाव बनाया गया था? अब तो कोई दबाव नहीं, शुरू में वही दबाव बनाया गया था कि मतलब एक 219 का मतलब मुकदमा करना था, एक 220 का था। तो हम लोगों को मतलब 219 का हमारा था, वो 220 में ही जोड़ रहे थे। बाद में फिर जब ये सब
वीडियो वगैरह दिखाए गए हैं, जब परिवार वालों के बयान लिए गए हम लोगों के, फिर बाद में मतलब उन जो है उसमें से निकाला गया 220 से। हाँ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने तो हस्तक्षेप कर ही दिया, अब तो न्याय की खैर उम्मीद है ही है, लेकिन उसके पहले जब उत्तर प्रदेश सरकार जांच कर रही थी और एसआईटी गठित की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो तब कितनी उम्मीद थी न्याय की? उम्मीद तो थी सोसाइटी द्वारा, तो तभी भी उम्मीद तो थी कि मतलब जो जांच करेगा वो, हम लोग ऊपर वाले पे भरोसा था, इसलिए मैंने कहा बिल्कुल जांच जो करेगा वो भी बच्चे वाला होगा, तो जांच सही से होनी चाहिए कि मतलब हो। तो जांच तो खैर ठीक हुई है, बस वही एक रहा है, जो थार गाड़ी थी वो अजय मिश्र टेनी के नाम थी, तो वो भी 220 बी के मतलब वो मुलजिम बनते थे, तो उनको मतलब मुलजिम नहीं बनाया गया, बस ये इतनी कमी रह गई है। ये कमी हमेशा खलेगी भी आपको? हाँ, ये तो खलेगी। अच्छा, जैसे राजनीतिक पार्टियां भी आपके वहाँ तमाम आई, तमाम लोग आए आपसे, आपको कभी सहायता की बात करने लगे, कभी आपसे सत्ताधारी पार्टी की बात करने लगे, सारी पार्टियां आई और चली गईं। क्या वाकई लगता है आपको कोई वहाँ पर आपसे हमदर्दी के लिए आया कि सभी अपनी राजनीति चमकाने के आए? नहीं, खैर वो अपने मतलब हमदर्दी के लिए भी आए, हमदर्दी के लिए आए सब। और ख़ास करके मतलब जो है वो भाजपा का कोई मतलब जो है सही सलामत आदमी नहीं आया, और बाकी खैर सारे लोग सब आए, कांग्रेस के आए, पंजाब के भी मुख्यमंत्री आए, यहाँ अखिलेश भी मिलने आए, और छत्तीसगढ़ के भी मतलब जो है मुख्यमंत्री आए, ये सब लोग आते रहे, प्रियंका गांधी भी आई, राहुल गांधी भी आए, ये सब आते रहे। अच्छा, हमने देखा कि प्रियंका गांधी को किस तरीके से आने में उन्हें भी कभी हिरासत में लिया जा रहा था, कभी कुछ किया जा रहा था, अखिलेश यादव को भी आने नहीं दिया गया, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत आए, उनसे आपकी क्या बातचीत हुई? राकेश टिकैत को हमने सारी पोजीशन बताई, जो कहानी थी वही बताया मतलब पूरा, तो उन्होंने भी मतलब आश्वासन दिया, हाँ, उन्होंने भी न्याय पाने का भरोसा दिया। अच्छा, जो समझौते की बात हुई तो फिर क्या आप लोग साथ में बैठे हुए थे? नहीं, समझौता हमारा किस समझौते की बात तो हमारी किसी से हुई नहीं है। अच्छा, नहीं, जैसे सरकार और किसानों के बीच में जो समझौता हुआ उसकी बात कर रही हूँ। ये तो सरकार किसानों वाला जो चल रहा था वहाँ अपना गाजीपुर बॉर्डर पे, वो जो हुआ तो वहाँ की नहीं, जो यहाँ की बात है, लखीमपुर खीरी की बात। जो हमारी बातचीत हुई, प्रशासन ने जो हमें आश्वासन दिया कि मतलब उचित मुआवजा मिलेगा, सरकारी नौकरी दिलाएंगे, और सबसे हमारी जो मेन मांग थी, हमारी सबसे पहली ही हमारी केवल एक ही मांग थी कि न्याय मिलना चाहिए। तो उस आश्वासन पे फिर जब प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया कि ठीक है, हम आपकी सारी मांगें पूरी करेंगे, तब फिर हमने जो है भैया का अंतिम संस्कार किया था। तो कार्यवाही तो पता नहीं कब तक होगी और कब तक न्याय मिल पाएगा, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। हालांकि प्रक्रिया है थोड़ी, कभी देर सबेर लगता तो है ही है। अच्छा, आपके पीछे भी अब तो एक गार्ड चलते ही हैं। हाँ, वो तो जाता मैंने जितना देखा है, एक आम इंसान हमेशा यही चाहता है कि उसकी ज़िंदगी जितना सबसे दूरी बना के चले उतना ही वो बचना चाहता है, लेकिन अब तो पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी में कोई भी हलचल हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ एक तरीके से कह सकते हैं सबके सामने ही हो रहा है। हाँ, और क्या, वो तो है, तो सबके सामने हो रहा जो हो रहा। बदलाव महसूस कर रहे हैं? अब बदलाव तो है ही है पहले से। तो ये हमारे साथ थे रमन कश्यप, जिस पत्रकार का निधन हो गया था उस लखीमपुर खीरी घटना के दौरान, उनके भाई और उनके पिता, जिनसे हमने बातचीत की न्याय के बारे में भी और जो घटना थी उसके बारे में भी और रमन कश्यप जी के बारे में भी। हालांकि ऐसे पत्रकार आज के समय में बहुत कम हैं जो आज भी सच्चाई के साथ, निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हों, और ऐसे पत्रकार का निधन, जाना, इस तरीके से यूँ अलविदा कह देना कहीं ना कहीं देश के लिए भी एक बहुत बड़ा लॉस है और इसकी भरपाई हो पाना बहुत मुश्किल है। तो अब उम्मीद बस इतनी है कि जल्द से जल्द परिवार को भी और देश के पत्रकारों को भी न्याय मिल पाए और रमन कश्यप जी को भी न्याय मिल पाए। इस खबर में फ़िलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे माई इंडिया 24 न्यूज़।